तो आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव, सॉरी नॉट वेव, एसएचएम। ठीक है बच्चों, एंड आई होप अभी तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा पूरा बिल्कुल याद होगा, लेकिन काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सो अवर चैप्टर नेम इज ऑसिलेशन एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑसिलेशन पे, एंड हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज सुपर पोजिशन ऑफ गुड इवनिंग सर। या बच्चों गुड इवनिंग। सुपर पोजिशन ऑफ, ठीक है चलो वैसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको 3 स्टेप याद है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम सारे फोर्स बैलेंस करेंगे। सेकंड थिंग वी विल फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स, एंड थर्ड थिंग वी विल इक्वेट। लेट मी राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बच्चों। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग बॉक्स एज शोन इन फिगर। If it is slightly pushed down and released, mass of box is small m and its base area is capital A. The density of the liquid is rho. ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, सो लेट मी राइट द, हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या था कोई? आपने पहली स्लाइड में क्या बताया? बेटा ये फर्स्ट स्लाइड है। ओके सर। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो, देखो लास्ट टाइम मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर स्टेप याद नहीं रहते। बच्चों देखो स्टेप्स देखो क्या, बिल्कुल सबसे देखो पहली बात तो ये है कि एसएचएम निकालना बच्चों, आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो एसएचएम कर रहा हो, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, तभी तो टाइम पीरियड निकालोगे ना। समझ रहे हो? फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, आपको यू हैव टू फाइंड द बैलेंस्ड फोर्सेस। आपको पहले बैलेंस्ड फोर्सेस करने हैं जिस ऑब्जेक्ट का। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। लेट मी राइट फेयरली। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस, यू हैव टू फाइंड बैलेंस्ड फोर्सेस। बच्चों एक चीज बताओ, एक छोटा सा मास है जो पानी में तैर रहा है। आप सबने ये चीज तो कभी न कभी लाइफ में देखी होगी ना कि पानी के अंदर आपने कुछ डाला होगा और वो डूबता नहीं है, वो ऊपर सरफेस पे तैर रहा होता है। आप सबने देखा ये कभी न कभी? यस सर। और आपने फिर ये भी देखा होगा कि आप उसको अगर हल्का सा डुबोते हो वो वापस ऊपर आ जाता है। ये भी देखा होगा आप सबने। सेकंड क्या बच्चों, यू हैव टू फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। थर्ड क्या है, इक्वेट रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको ये करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या करना बच्चों अपने को, वी हैव टू फाइंड द बैलेंस्ड फोर्सेस जिसका आपको टाइम पीरियड निकालना है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, एंड बच्चों अगर आपको याद हो एक बॉयंसी फोर्स होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। सबको पता है क्या होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी? बॉयंट फोर्स क्या होता है और बॉयंसी फोर्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू रो वी जी। रो क्या बच्चों, इट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर आपने डाला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वी क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वेट। लेट मी राइट फेयरली, थोड़ा सा मैं इसको थिकनेस कम कर लेता हूँ। या सो वी क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। मतलब बच्चों पूरा वॉल्यूम नहीं, जितना सबमर्ज हुआ, जितना डूबा है पानी के अंदर, सिर्फ उसका वॉल्यूम आपको लिखना है। तो बच्चों अगर आप इसका एबीडी ड्रॉ करोगे, लेट मी शो हियर। अगर आप इस मास एम का अगर आप एबीडी ड्रॉ करोगे तो बच्चों देखो ऐसा कुछ होगा। ध्यान से देखना, ठीक है, ये मास एम है। तो बच्चों अगर आप इसका जब एबीडी ड्रॉ करोगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, एक मास नीचे लग रहा है क्या, एम जी। इस पे बच्चों एक बॉइंट फोर्स लग रहा है एफ बी। और बच्चों देखो अभी ये बिल्कुल डूब नहीं रहा है, तो स्टेबल है, सारे बैलेंस, सारे फोर्स बैलेंस है। सो वी कैन राइट एफ बी विच इज इक्वल टू एम जी। बच्चों एफ बी क्या है,
रो v इंटू जी दैट इज इक्वल टू mg। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर एक बार थोड़ा सा बॉयंसी फोर्स बता द दो। बायोएंट फोर्स वो होती है ना जो पार्टिकल को डूबने नहीं देती है, जो कि फ्लोट होता है पार्टिकल वाटर में। बच्चों देखो क्या होता है ना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर आप जब डालते हो ना, उस पर एक बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है, या उसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स लगता है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है रो वी जी। वे रो क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसके अंदर आप डाल रहे हो ऑब्जेक्ट को। वी क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला है, उसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, वो वॉल्यूम ये हमारे इसके बराबर होता है। समझ रहे हो? अब देखो आपने जब डाला है पानी के अंदर, वो तैर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो ना उसको ऊपर लेके जा रहा है, वो बच्चों बॉइंट फोर्स होता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जी क्या है? क्या बच्चों, फिर से बोलो। सर पीवीजी से जी क्या है इसमें? जी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर आप देखो इसका वॉल्यूम देखो, ये वाला आप वॉल्यूम देखो, ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, ये वाला वॉल्यूम डूबा हुआ है ना, बस सिर्फ इतना पोर्शन डूबा हुआ है। कितनी इसकी हाइट कितनी है जो डूबी हुई पानी के अंदर? वो h है। इसका एरिया इन्होंने दे रखा है a। तो बच्चों रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बच्चों? a इंटू h इंटू जी विच इज इक्वल टू mg। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या बच्चों? हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे ताकि ये SHM करे। सेकंड स्टेप, अब बच्चों हमने क्या कर दिया, जो देखो ये हाइट h जो इसकी थी, ठीक है, हमने इसको हल्का सा डुबो दिया नीचे। बच्चों ये हाइट इसकी h थी जो कि पानी के अंदर पहले से ऑलरेडी थी, इसको हमने x नीचे और डाल दिया, x हमने नीचे कर दिया। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इसका फिर से एफबीडी ड्रॉ करोगे, लेट मी ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस मास अगेन। बच्चों ध्यान से देखना, ये m है, नीचे क्या फोर्स लग रहा है बच्चों? नीचे तो सेम फोर्स लग रहा है mg, लेकिन बच्चों इस बार f डैश b, ये कितना हो जाएगा इस बार? ये हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। बच्चों इस बार वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इनटू इस बार कितनी हाइट इसके अंदर है? h प्लस एच। x इंटू जी। अब बच्चों आप सबको पता है कि FB वाज इक्वल टू mg, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार जो बॉइंट फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू mg? तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी इट्स रीस्टोरिंग फोर्स FR। बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? मेन पोजीशन की तरफ। अगर आप उसको नीचे धकेलोगे तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं FR की वैल्यू लिखूं, सो FR इज इक्वल टू क्या? रो इंटू ए इंटू सॉरी रो इंटू h प्लस एक्स इंटू जी माइनस ऑफ mg। होगा नहीं होगा? सो FR विल बी इक्वल टू रो ए h इंटू जी प्लस रो ए एक्स इंटू जी माइनस mg। एंड बच्चों अगर आपको याद हो तो रो ए एच जी और mg तो दोनों इक्वल थे, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा? तो यहां से बच्चों एक सेकेंड, तो बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स FR इज इक्वल टू रो ए जी एक्स। यहां तक किस किस को क्लियर हुआ? सर हाँ इसके बच्चों क्लियर एक्चुअल यहाँ में तक? बायोएंट फोर्स ज्यादा है। हाँ हाँ, हमने देखो बच्चों क्या किया, हमने इसको थोड़ा अंदर धकेल दिया ना, हमने थोड़ा अंदर धकेल दिया एक्स से, हमने और डुबो दिया। भाई देखो ऐसा है, मान लो कि ये है, ये पानी के अंदर इतना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है, मैंने क्या कही, इसको नीचे थोड़ा और ऐसे डुबो दिया, तो ये ऊपर आएगा नहीं आएगा? आप सब कभी पानी से खेले नहीं क्या थोड़ा बहुत? भाई आपने पानी के अंदर देखा नहीं देखा? ये ऐसा आपको ऐसे तैर रहा होता है, आप उसको सर डुबोते देखा हो, है।
तो वापस ऊपर आता वो हल्का हल्का ऐसे हिलता रहता है, हल्का हल्का हल्का। ठीक है, नाउ स्टेप 3। तो बच्चों स्टेप 3 क्या था? वी हैव टू इक्वेट स्टेप 3। तो सर याद करो बच्चों हमने स्टेप। mg माइनस क्यों किया? बेटा आप बताओ mg माइनस क्यों क्या आपने? बोलो बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? है? बच्चों मुझे एक चीज बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? एक वो फोर्स होता है बच्चों रीस्टोरिंग, जो वापस उस ऑब्जेक्ट को अपनी मेन पोजीशन पे लाने की ट्राई करता है। ये बात किस किस को याद है? यस सर, याद है। ठीक है, अब आपने डेप्थ को, पहले क्या था, पहले एच हाइट जो उसके अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ था, अब हमने उसको थोड़ा हल्का सा और डुबो दिया, हल्का सा एक्स, हमने जो डेप्थ और इंक्रीज कर दी, तो क्या हो गया? बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। बॉइंट फोर्स ज्यादा हो गया और एमजी कम हो गया। एमजी कम क्या, एमजी कांस्टेंट है, तो वापस ऊपर आने की तरफ कोशिश, क्योंकि बॉइंट फोर्स तो ऊपर लग रहा है ना। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो रीस्टोरिंग एक्सलेशन क्या हो जाएगी? एफ आर डिवाइड बाय एम, इट इम्प्लाइज रो ए जी डिवाइड बाय एम इनटू एक्स। देयरफॉर रो ए जी डिवाइड बाय एक्स एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहां से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बोलो। वहां ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो ए जी डिवाइड बाय क्या, एम। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय रो ए जी। ये बात किस किस को समझ आ गई? सो अपना आंसर आएगा एम क्या, आंसर इज सी, आंसर इज सी। बच्चों किस किस को यहां तक समझ आ गया? यस सर। बच्चों कोई डाउट, यस कोई सर। क्वेश्चन? बच्चों देखो, आई नो कुछ बच्चों को चीजें पूरी क्लियर नहीं होगी, बच्चों आपको स्टेप याद रखने, बस वो स्टेप क्यों याद रखने आपको पता होना चाहिए। भाई हमने पहले क्या देखा, भाई अपना जो जिस ऑब्जेक्ट का आपको ऑसिलेशन चेक करनी है, आपको जिसका टाइम पीरियड निकालना है, आप ये चेक करो कि वेदर ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड है। ठीक है, अब उसको डिस्प्लेस कर, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, फिर हम निकाल लेंगे। यहाँ तक सब बच्चों सब क्लियर है? आगे चले? यस यस सर। चले बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग देखो बच्चों, मान लो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या बच्चों? अपना एक स्प्रिंग है, वो ऐसे ऐसे है, दूसरा हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर रखा है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों K2 है। तो ये क्या अपने बच्चों, इट्स ए सीरीज कॉम्बिनेशन, इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। देयरफॉर इसका जो बच्चों इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा K1 इंटू K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, कोई मास है, आपने उनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ये अपना क्या K1, ये अपना क्या K2, ये बच्चों क्या अपना, इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो Kp इट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर, आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, आप सबने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3, बस यहाँ पे रिवर्स होता है, इसका बच्चों रिवर्स होता है। ठीक है, तो आप याद रख लो ना डायरेक्टली ये वाला। आगे चले? यस सर। यस सर। चलिए
चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन इज फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। बच्चों ये देखो, अगर आपको याद हो हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था उस टाइम पे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। दैट टॉपिक वाज स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, उसमें क्या होता था याद है कुछ? एक स्प्रिंग है, हमने उसको ऐसे ऐसे कनेक्ट किया था, एक मास m से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों k था, ठीक है। इसका बच्चों जो टाइम पीरियड की इक्वेशन आई थी क्या थी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाय k। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे एक ही स्प्रिंग था ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k इक्विवेलेंट। अगर मान लो कुछ स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो आपको बच्चों आप इसका k इक्विवेलेंट निकाल सकते हो उन स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर, आ गई। सर एक बार और बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम था ना, स्प्रिंग मास सिस्टम, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था वो क्या था? 2 पाई अंडर m बाय k इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर आपको याद हो सिंपल पेंडुलम, बच्चों सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला था, याद है? भूल गए? इन केस मान लो कि अपना ऐसे कोई सिंपल पेंडुलम, सॉरी, मान लो मास इज गई, ठीक है, ये अपनी लेंथ l है, ठीक है। तो बच्चों इसका याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइड बाय g। वैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किस किस को याद आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। तो इन पैरेलल क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेस और सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, elongation और compression is same for both the spring। ठीक है बच्चों, अगर मान लो दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि वहां पे मतलब उनकी इलोंगेशन और कंप्रेशन कैसी है, अगर बच्चों इक्वल है ना तो समझ जाओ कि दोनों स्प्रिंग किसमें बच्चों? पैरेलल में है। अगर डिफरेंट है तो बच्चों दोनों किसमें? स्प्रिंग किसमें है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बात किस किस को समझ आएगी? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर अगर दोनों मतलब जो स्प्रिंग्स हैं वो अगर इलोंगेशन में मतलब इलोंगेट हो रही हैं हाँ, तब वो दोनों पैरेलल होंगी। नहीं देखो, इलोंगेशन और कंप्रेशन अगर दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है तो समझ जाओ दोनों स्प्रिंग किसमें? पैरेलल में। आप सोच के देखो ना, अगर आप इस मास को इधर खींचोगे, देखो आप सोचो K1 K2 क्या लगता है, दोनों में इलोंगेशन सेम होगी नहीं होगी? यस सर। है कि नहीं? अब आप सोच के देखो, एक आपने मोटा स्प्रिंग ले लिया, एक आपने पतला स्प्रिंग ले लिया, दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब आप खींच रहे हो, तो बच्चों K1 में डिफरेंट होगी इलोंगेशन और K2 में क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी। लेकिन जो बच्चे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना स्ट्रिंग्स, आप उनको खींचोगे या उनको कंप्रेस करोगे तो बच्चों दोनों में इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या होगी बच्चों? सेम होगी। यहाँ तक किस किस को समझ आया? सर ये तो क्वेश्चन में मतलब गिवन होगा ना शायद। नहीं, चलो आपको एक छोटा क्वेश्चन का देखो, एक क्वेश्चन है देखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक क्या मतलब? एक मास है कैपिटल एम का, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, अब सोच के देखो, अगर मान लो मैंने क्या किया बच्चों, इसको मैंने अगर इधर एक्स से मैंने कंप्रेस कर दिया, इसको मैंने एक्स से बच्चों कंप्रेस कर दिया इधर, ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन है, तो बच्चों सेम स्प्रिंग के अंदर भी एक्स इलोंगेशन होगी नहीं होगी? मेरी बात किस किस को समझ आई बच्चों? अगर आपस में कनेक्टेड है तो बच्चों अगर एम एम मास अगर इधर एक्स
एक्स से जा रहा है, तो बच्चों पीछे तो एक्स इलोंगेशन होगी नहीं होगी 2 के वाले 2 के स्प्रिंग में। यस सर। किसको मेरी बात क्लियर? बच्चों एम आई क्लियर और नॉट? सबको मेरी बातें क्लियर हो रही है या कोई डाउट है यहाँ पे? सर अगर आगे वाले को खींचेंगे तो मतलब पीछे वाले में भी एक्स इलोंगेशन होगी, यही तो। बिल्कुल सही। यस सर। आप सोचो ना, अगर मास दोनों कनेक्टेड है। ओके, बाकी किसी को डाउट है क्या इसमें? सर आपने पैरेलल में भी बोला कि इलोंगेशन कंप्रेशन दोनों सेम होगी और सीरीज में भी सेम होगी। नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूँ सीरीज में डिफरेंट होगी, सीरीज में डिफरेंट होगी। किसी को डाउट यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ पे कोई फोर्स लगा, आपने लेट मी शो यू, अगर आपने को बच्चों को सॉरी आपने कोई ऐसे फोर्स लगा दिया कैपिटल F, तो इसमें इलोंगेशन x1 है, इसमें इलोंगेशन x2 है, इसमें क्या बच्चों x है, इसमें x, ऐसे मानो आप। ठीक है, क्लियर? हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। आगे चले। यस सर। चलिए अब देखो बच्चों, अब हमने क्या देखा, x से अगर हमने एक को कंप्रेस किया तो दूसरे में x का इलोंगेशन हो रही है, तो दोनों में कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों में सेम आ रही है, तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों हम क्या मान सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम है, एक न्यू स्प्रिंग से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बस ये बच्चों क्या है, के पैरेलल। और बच्चों केपी की वैल्यू क्या थी, K1 प्लस K2। K1 कितना है 3K, K2 कितना है 2K। सो बच्चों केपी की वैल्यू कितना आ गई 5K। ठीक है, एंड बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर ऑफ m डिवाइड बाय k। कोई डाउट बच्चों, कोई क्वेश्चन आता? सर मतलब हमें स्प्रिंग को देख के पता करना पड़ेगा कि ये इलोंगेशन आगे से भी हो रही पीछे से भी, मतलब फिर हमें पता चलेगा कि सीरीज में या पैरेलल में। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप देखो, ये जो आपको मैंने बताया ना, ये टेक्निक उनके लिए जहाँ पे आपको समझ ही ना आए कि समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अगर आपको मान लो ऐसे को सीधा सीधा दे देगा, ऐसे आपको को दे देगा, आप समझ जाओगे ना कि दोनों पैरेलल में या दोनों सीरीज में। भाई जो सीधा आपको आपको आगे आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये तो उस चीज के लिए जब आपको समझ ही ना है क्या हो रहा है। तो बस डालो यहाँ पे, फॉर्मूला कितना आ गया अपना, सो 2 पाई अंडर ऑफ m डिवाइड बाय 5K। सो आंसर विल बी डी। आंसर इज डी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गया। आ गया समझ सब बच्चों? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो सर, मेरे यहाँ नेटवर्क इशू हो गई थी, प्लीज। आखिर हाँ ठीक है ठीक है, देखो सुनो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसके बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल होते हैं, बाकी आपको हर बार आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, एक को आपने कंप्रेस कर दिया तो दूसरे में एलोंगेशन क्या हुई, सेम होगी। इसका मतलब क्या, दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल का हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली हमें याद है, दैट इज K1 प्लस K2। बस हमने 5 के निकाला, और उसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अपना, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, 2 पाई अंडर m बाय K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया 5K। ठीक है, आगे चले बच्चों। एक बट नेक्स्ट सर टॉपिक है ये अपना, दोनों तो सीरीज है। बच्चे सीरीज में कैसे हैं, आपको डायरेक्टली कनेक्टेड देख रहे हैं सीरीज में ये? ओके सर। चले बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एसएसएम। बच्चों अभी तक हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने अभी तक सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिया था भाई, हमने अभी तक नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया था। क्या स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, और उसका फॉर्मूला जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है बट वो थोड़ा डिफरेंट है। इस बार बच्चों हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग मास सिस्टम तो ले लिया बट हमने उस पर एक फोर्स लगा दिया। ठीक है बच्चों, मान लो कि अपना स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा था पहले,
पहले ऐसा था, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया। तो बच्चों फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी सी इलोंगेशन होगी नहीं होगी? हमारा इस बार कैसे हो गया, ऐसा हो गया। इस बार हमने फोर्स लगा दिया इस पे, क्या एफ इधर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या हमारे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये अपनी क्या है बच्चों, इट्स अ मीन पोजीशन, इट्स अ मीन पोजीशन, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अपनी क्या है बच्चों, हमने एक्स से इसको क्या कर दिया, हमने इसको इलोंगेट कर दिया। बच्चों यहाँ तक किसको क्लियर है? देखो इसके लिए अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय के। ये हमारा फॉर्मूला आ रहा था किसके लिए, नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब बच्चों हम ये चेक करेंगे अगर हमने कोई फोर्स लगा दिया तो क्या हमारे जो एसएसएम का जो टाइम पीरियड है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है बच्चों। पड़ेगा। बच्चों ओके, लेट मी चेक। बच्चों कैसे करेंगे बताओ, हम अपने वाला तरीका यूज करें जो 3 स्टेप वाला तरीका था? यस सर सर। वही वही यस वही ट्राई सर। करो। देखो चलिए बच्चों, अब बच्चों देखो जिसको नहीं समझ आता ना वो तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो बच्चों स्टेप वन क्या बच्चों, बैलेंस फोर्सेस। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, हमारा जो मास m है, अगर आप उसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो बच्चों इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, F, ठीक है। और लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स ये अपनी क्या बच्चों, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस समझना। मीन पोजीशन वो होती है बच्चों जहां पे इलोंगेशन और कंप्रेशन जीरो होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है बच्चों जहां पे नेट फोर्स का होता है जीरो, विच मींस एफ नेट क्या है बच्चों, जीरो। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है। तो बच्चों अगर हम इधर देखें तो इधर इस पे एक फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो हम लिख सकते हैं ना, फर्स्ट क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, मान लो बच्चों ये एक्स नहीं है, इट्स एक्स नॉट, ये अपना एक्स नॉट है, ठीक है, एक्स नॉट, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने हल्का सा और इलोंगेट कर दिया इधर, हमने इसको हल्का सा बच्चों इलोंगेट कर दिया इधर एक्स बाय एक्स से, ठीक है। तो मैं बच्चों इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। बच्चों इस पे फोर्स क्या लग रहा है, कैपिटल एफ। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो बच्चों पीछे इस बार फोर्स कितना लग रहा है, के इंटू एक्स प्लस एक्स नोट। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है आगे सबको। तो आपने ध्यान, अगर आप हल्का सा ध्यान दोगे तो आपको नहीं लगता कि रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर लगेगा ना, बिकॉज मेन पोजीशन तो उधर ही है। रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा तो ही वो क्या करेगा, ऐसा तुम करेगा। तो हमने देखा भाई रिस्टोरिंग फोर्स उधर ही लग रहा है। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एफ विच इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस के इंटू एक्स नॉट माइनस एफ। अगर आपको याद हो बच्चों, के एक्स नॉट और एफ तो दोनों इक्वल थे, हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना, यस कर सर। सकते हैं बच्चों। सो देयरफॉर एफ आर इज इक्वल टू के एक्स। ये अपना सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या बोलता है बच्चों, कि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो स्टेप थर्ड, दैट इज रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना आया था,
therefore AR will be equal to kx divided by m, which is also equal to omega square x. Therefore omega square must be equal to k divided by m, which implies omega will be equal to under root of k divided by m. Therefore यहाँ लिख देता हूँ, therefore time period must be equal to 2 pi under root of m divided by k. तो बच्चों क्या देखा हमने कि हमारा जो टाइम पीरियड आया ना बच्चों, सेम टाइम पीरियड आया है जैसे कि पहले था। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर, आ गई। सर एक बार फर्स्ट और सेकंड स्टेप दिखा दो। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए ना, उससे क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ऐसा सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हाँ उसकी जो मेन पोजीशन है वो थोड़ी शिफ्ट कर जाती है। भाई जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट कर जाती है। पहले देखो मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों सेम थी, नाउ दे आर डिफरेंट। ये बात किस किस को सर समझ आया यहाँ बच्चों यहाँ पर तक? पहले x नॉट था, फिर हमने इसको x इलोंगेट कर दिया। यस यस, फिर माइनस x कर दिया इसमें से। हाँ जी, ठीक है बच्चों, आगे चले। सर एक बार जो आपने मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफरेंस वो बताया था सर, वो बता दो एक बार बस। एक मिनट, देखो मेन पोजीशन बच्चों क्या होती है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ। नो डिस्प्लेसमेंट, that is no elongation और कंप्रेशन। ठीक है, मेन पोजीशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी पोजीशन जहां पे ना तो इलोंगेशन होती है ना कोई कंप्रेशन होती है, वो मेन पोजीशन होती है। एक होती है इक्विलिब्रियम जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। बच्चों आया सबको समझ में? सर इससे नेक्स्ट सर वाली एक बार slide थर्ड दिखा दो। वाला फिर से बता दो। कौन सी वाला? सर स्टेप थर्ड वाला बता दो एक बार। देखो स्टेप थर्ड में क्या होता है बच्चों, फाइनली अपने को क्या करना है, अपने को रीस्टोरिंग एक्सीलरेशन को किसके इक्वल पुट करना होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल पुट करना होता है। तो भाई हमें देखो, हमने क्या देखा यहाँ पे कि अपना जो फोर्स आया था रीस्टोरिंग फोर्स, उसकी ये वैल्यू थी। भाई अगर फोर्स आ गया, मास आपको पता है, आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सीलरेशन क्या आ गई अपनी, ये अपनी एक्सीलरेशन आ गई, यार विल बी इक्वल टू के एक्स डिवाइड बाई एम। इसको हमें किसके इक्वल पुट करना है? ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? के बाई एम। बिकॉज या तो आप ये बोल दो कि आपने एक्स एक्स कैंसिल कर दिए, या फिर ये बोल दो कि एक्स के कोएफिशिएंट आप इक्वल कर लो। तो ओमेगा कितना आ गया? अंडर ऑफ के डिवाइड बाय एम। आगे चले? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज, चलो एक आपको एक मेथड और बताता हूँ। मेथड क्या बच्चों? मेथड इज एनर्जी मेथड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। इस पे देखो क्या होगा, देखो स्टेप थर्ड को आप भूल जाओ, उस पर आप फोकस मत करना, ठीक है। मैं इस पे क्रॉस मार्क कर देता हूँ। देखो क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या बच्चों? फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि हम अभी तक यही कर रहे थे। फिर हम सेकंड पे क्या करते थे? ऑसिलेट द बॉडी एंड एट एन इंटरमीडिएट पोजीशन वी विल राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। देखो इसका मतलब देखो क्या, मान लो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है। तो स्टेप वन क्या बोल रहा है? स्टेप वन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो बच्चों अगर इसकी बात मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो हमने इसको हल्का सा इलोंगेशन दे दी एक्स। तो ये बच्चों अपनी क्या है? इनिशियल ये अपनी इनिशियल है, ये अपनी फाइनल है, मतलब ये मीन पोजीशन पे। क्या बच्चों? ये मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या था? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमने देख ली ये बारी। सेकंड क्या बच्चों? राइट एनर्जी। सेकंड स्टेप क्या था? ऑसिलेट द बॉडी and at an intermediate position we write total energy of the system with zero reference potential energy at main position। बच्चों कहने का मतलब क्या है भाई? मेन पोजीशन पे हमें ऑलरेडी पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है।
ये बात सबको याद है ना रेफरेंस पे? यस सर। तो अगर बच्चे Yes, इसके हम sir. एनर्जी लिखेंगे, इसकी एनर्जी लिखते चलो ई आई। बच्चों अगर हमने इसको एक्स इलोंगेशन दी है तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, नहीं होगी? यस सर। इनिशियल, ठीक है। बच्चों फाइनल एनर्जी लिखो, मतलब क्या है, आपने छोड़ दिया उसको, आपने छोड़ दिया मीन पोजीशन पे उसकी फाइनल एनर्जी। हम देखो हमने उसकी फाइनल पोजीशन क्या मानी है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ पे, लेट मी राइट क्लियरली। देखो ये क्या बच्चों अपनी इनिशियल स्टेट, ये अपनी बच्चों फाइनल स्टेट, ठीक है। बच्चों हमने पहले इनिशियल एनर्जी लिखी, नाउ वी विल राइट फाइनल एनर्जी। तो फाइनल क्या देखिए, फाइनल मतलब क्या है, जब वो मेन पोजीशन पे आता है। तो बच्चों फाइनल क्या होता है, फाइनल क्या होगा अपना हाफ एम वी स्क्वायर, भाई इसको वेलोसिटी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात किस किस को याद समझ आई यहाँ तक? सर इसमें जो फाइनल एनर्जी होगी वो माइनस हाफ नहीं जाएगी क्योंकि वो मेन पोजीशन पे आ रहा है वापस। बेटा माइनस क्यों लगाओगे, एनर्जी तो इट्स स्केलर क्वांटिटी ना, माइनस क्यों लगाओगे आप उस पे? मेरी बात किस किस को समझ आई? बच्चों नाउ वी विल फाइंड वेलोसिटी। बच्चों अगर आपको याद हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता था ना बच्चों। मेन पोजीशन पे y जीरो, एट मीन पोजीशन y क्या है, जीरो, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट। बच्चों हमने उसको ऐसे x से ऐसे खींचा, हमने उसको x से ऐसे खींचा, छोड़ दिया, तो बच्चों x उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना फाइनल, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x होगा ना, x माइनस जीरो, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू ओमेगा x। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। थर्ड स्टेप क्या अपना, थर्ड स्टेप में आप इनको बस इक्वेट कर दो दोनों एनर्जी को। ई आई विल बी इक्वल टू ई एफ। सो ई आई कितना अपना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो अब एक्स स्क्वायर आप कैंसिल भी कर सकते हो, हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हो, कि डिवाइड बाय एम किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाय के। सेम चीज आ गई, देखो जो हम पहले नॉर्मली करते थे। आपको जो अच्छा फॉर्मूला लगे आप वो कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि आप पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा ट्राई करो। कई बार ये देखो, अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन ढंग से आता है, अगर आपको एनर्जी लिखनी आती है, आप कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो आप। सर ये 2 पाई कैसे आया? ओह, कुछ बच्चे सो रहे हैं। ओमेगा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम। तो बच्चों ओमेगा क्या होता है, 2 पाई डिवाइड बाय टी, क्या हो जाएगा ये, के बाय एम। ठीक है, सर ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है। ये बात किसने बोली? सर ये आपने लिखा था ना। अच्छा साक्षी ने क्वेश्चन पूछा, ये साक्षी बेटा आप बताओ क्या होता है ओमेगा। मैं तो बहुत पहले बताया था आपको मैंने। बच्चों ध्यान रखो, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे ना, सिलेबस इतना सारा भूल जाओगे पुराना। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? आगे चल रही फिर अब। सो दिस इज द एनर्जी मेथड फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों? यस सर। सर आपने इसके एक और एग्जांपल लेके समझा दीजिए। इसका देखो बच्चों हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, अभी आप इसको यही रेफरेंस एग्जांपल रखो, ठीक है। हमें अभी कुछ क्वेश्चन करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारा एक टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब क्या बच्चों,
भाई अब तक हम एसएसएम कर रहे थे, ठीक है। अगर मान लो दो एसएसएम आप कंबाइन कर दो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो यहाँ पे दो कर्व है, एक तो ये वाली फर्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपनी फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व है, ये अपनी ओवरऑल सेकंड है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे, आप दोनों जोड़ दोगे तो बच्चों ये अपनी रिजल्टेंट हो जाएगी ना। देखो तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये बात किस चीज को समझ आई इस ग्राफ को देख के। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? नो इसमें किसी सर। को डाउट है क्या? अरे बच्चों हमने दो, एक मिनट मैं चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों हल्के से अटेंटिव रहो, वरना देखो हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। देखो बच्चों यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो बच्चों अगर हमने एक कर्व है ऐसे ऐसे, ठीक है, मान लो अपनी फर्स्ट कर्व है ये, और अपनी ये अपनी सेकंड कर्व है ऐसे। बच्चों अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे बच्चों, तो अपनी जो थर्ड कर्व है ये अपनी थर्ड कर्व है। बच्चों इन दोनों का समेशन, तो ये बच्चों ऐसी होगी नहीं होगी? यस सर। ठीक है। यस सर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएसएम, या फिर आप कंपोजिशन भी बोल सकते हो। ठीक है, मान लो दो कर्व है, दो सॉरी कर्व में दो एसएसएम है, ठीक है। बच्चों अब किसी को डाउट तो नहीं ना कि एसएसएम इक्वेशन क्या होती है? याद करो हम वहां पे क्या लिखते थे, y यस सर। इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ठीक है। अब बच्चों हमने दो ऐसे एसएसएम ले लिए जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम है। एक x1 है, एक अपने x2 है। हमें निकालनी x क्या है बच्चों, x1 प्लस x2 है। हमें इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। बच्चों अगर आप सबको अगर एक चीज याद हो, मैं आपको बता देता हूँ, याद करो। मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, ये a1 है, ये a2 है। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद है क्या? याद है, भूल गए? यस सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों ऐसा आएगा नहीं आएगा? यस दो सर। वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है, डेल्टा है। अगर आपको याद हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आता था, लेट मी राइट। सो एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लेट मी राइट, वेट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस ऑफ डेल्टा। याद है? और मान लो कि ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो अल्फा है। तो बच्चों टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या आता था, A2 साइन डेल्टा डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। ये बातें किस किस को याद है? यस सर, याद है। पक्का याद है सबको? सबको याद है क्या, भूल गए? तो वो तुम ऐसे ही निकाल सकते हैं सर इसका भी याद है। आंसर। हम इसका ऐसे निकाल सकते हैं। हमने क्या माना, हमने भाई दोनों को हमने वेक्टर मान लिया, एक x1 है, एक x2 है, ठीक है। दोनों बीच एंगल कितना बच्चों, डेल्टा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का मैग्नीट्यूड रख दिया A1 A2 और उनके बीच एंगल डेल्टा है।
फाइनल जो अपने जो रिजल्टेंट आने वाला है, मान लो ये अपना मान लो ए है, ये अपना क्या है बच्चों ए। तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी। ये बात किसको समझ आएगी? भाई बच्चों सबको समझ ये बातें? सर ये लास्ट वाली इक्वेशन एक बार और बता दो। It's not x, it's a. Sorry, it's not x, it's a. A will be equal to, ठीक है? देखो लास्ट वाली इक्वेशन क्या है अपना, देखो एक्चुअली इक्वेशन इन दोनों का रिजल्ट है ना, हमने इक्वेशन ये मान ली। अब निकालते कैसे इसको, a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू बच्चों ये वाली हो जाएगी, ऐसे निकालते हैं इनको। ओके सर, अब आगे समझ। ठीक है, आया समझ में? आगे चले, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम whose motion equation is given as। ए बी सी। इन्होंने बच्चों क्या किया ना, इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन क्या बच्चों y 3 sin ओमेगा टी प्लस में 4 cos ओमेगा टी। बच्चों अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनको एक फॉर्म में लेके आना है। ये साइन ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 4 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो देयरफॉर y की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 3 साइन ओमेगा टी, और y2 क्या लिख सकते हैं हम, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, हमें निकालना बच्चों क्या, एम्पलीट्यूड। तो याद करो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। तो बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, बट कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, और बच्चों अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है, हमें इनिशियल फेज डिफरेंस निकालना है, दैट इज 5 और अल्फा। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कहाँ पर दी हुई है? एक मिनट को बच्चों, आप इसको ना एक काम करो, आप इसको अल्फा लिखने बजाय आप इसको लिखो 5। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनिशियल फेज को किससे वो करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। हाँ जी बच्चे, याद करो बच्चों इक्वेशन क्या होती थी अपनी, भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a1 इंटू साइन ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, एंड बच्चों अगर हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, सो टेंजेंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 साइन डेल्टा डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। डेल्टा कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो a2 है, a2 कितना अपने पास 4, a1 कितना है 3 प्लस 0 इंटू 1 कर दो। सर यहाँ पे डेल्टा की बजाय हम फाई नहीं लिखेंगे? क्या कह रहे हो बच्चों, डेल्टा की बजाय हम क्या लिखेंगे, सर फाई। नहीं टेंजेंट फाई है ना बच्चे, देखो ये टेंजेंट फाई है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, याद करो ये वाली, देखो ये वाली चीज भाई, देखो हमने क्या किया, देखो इसका देखो मतलब समझो, इसका इस इक्वेशन का एग्जैक्टली मतलब समझो, इसका मतलब देखो क्या है,
दो एसएसएम है, एक एसएसएम x1 है, एक x2 है। हमने क्या किया बच्चों, हमने इनका रिजल्ट निकाला, दोनों का हमें कंपोजिशन। तो वो इक्वेशन क्या लिखी हमने, वो लिखी हमने x। ठीक है, अब हम क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये अपने क्या है A2। अब देखो हमने क्या मान लिया कि एक x1 है, एक x2 है, दो एसएसएम है, उनको हमने कंबाइन कर दिया। मान लो कि वो आ गया x, तो बच्चों x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। हमने क्या माना कि मान लो उसकी इक्वेशन में ऐसे आने वाली है, तो हमने क्या मान लिया कि उसका एम्पलीट्यूड जो आएगा वो a आएगा इंटू ओमेगा टी प्लस 5। हमने मान लिया कि ऐसा कुछ आने वाला है। अब इनको निकालते कैसे, ये हमने तरीका सीखा है भाई। 5 कैसे निकालना है उसका हमने तरीका सीखा, a की वैल्यू कैसे निकाली उसका हमने तरीका सीखा। ये बात किस किस को समझ आई? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई क्या? यस ठीक है, सर। चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। देखो क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। ऑप्शन ए, अब तो देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में। आप सबको दिख रहा है ना? यस सर। सर ये यहाँ क्या पे अपने पहले क्या है? पैरेलल वाले को सीरीज में यस, बना देंगे, फिर ये दोनों अपने को क्या है? सीरीज में बोलेंगे। यस, ये अपने किस में बच्चों? ये अपने सर पैरेलल पैरेलल में। में। तो इनका क्या जाएगा 3K। तो नया सर्किट क्या बन जाएगा अपना? सर सीरीज में बन जाएगा ये। अपने सीरीज में नीचे मास क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, 3K 3K सीरीज में, देयरफॉर KPS क्या हो जाएगा 3K इंटू 3K। 9K स्क्वायर डिवाइड बाय 6K सर 3K। 3/2 सॉरी 3/2 आ जाएगा ना। अब हमें क्या निकाला बच्चों, हमें निकाला टाइम पीरियड। निकालो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट कितना है 3/2 K, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ twice of m divided by 3K। आंसर विल बी A। सर ये जब बात डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होंगे तब सर वो पैरेलल में होंगे, और सब जब डायरेक्टली ज्वाइन होंगे yes, तब सीरीज में होंगे। आपको देखो, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो पैरेलल पे है, और जो उनसे कनेक्टेड वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। ओके सर, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या, a rod of mass capital M and length L hinged at point H at one end and the other end is connected to a spring of constant K. In equilibrium, rod is vertical and spring is relaxed. ठीक है, फाइंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ रॉड। यहाँ पे बच्चा आपको ग्रेविटी आपको क्या करनी है, ग्रेविटी आपको इग्नोर करनी है, नो ग्रेविटी। ऑप्शन है बी सी डी। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, स्टेप 1 क्या था? सर बैलेंसिंग ऑल द फोर्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फोर्स ऑलरेडी बैलेंस है। मान लो अब बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको हमने हल्का सा हिला दिया, इसको हमने हल्का सा हिला दिया। ठीक है, और ये एंगल क्या है बच्चों, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर इसको हम हिलाएंगे तो ये मान लो ये एक्स है। ठीक है, तो बच्चों इस पे एक फोर्स स्प्रिंग की वजह से, अगर मान लो एक्स, देखो आप सबको पता है ना थीटा और उसमें रिलेशन क्या होता है, तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क कितना, एक्स डिवाइड बाय एल। तो एक्स विल बी इक्वल टू थीटा इंटू एल। ठीक है, तो बच्चों इस पे एक स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा ना, ऐसे वापिस एक्स लग रहा होगा ना। ठीक है, यस सर। एंड थीटा, थीटा वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही स्मॉल।
अब बच्चों अगर जब थीटा बहुत स्मॉल होता है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, टेंड्स टू 1। ये बात सबको पता है ना। जब थीटा, देखो बच्चों, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा ना, तो बहुत छोटा मतलब कि ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, तो कॉस 0 क्या होता है, 1। और साइन थीटा बच्चों टेंड्स टू थीटा हो जाता है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस ठीक है। नाउ बच्चों देखो, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ना बच्चों, यहाँ पे ना कोई वो नहीं लग रहा है, क्या बोलते हैं, यहाँ ना कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बच्चों रोटेशन हो रही है, यहाँ पे घूम रहा है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो बच्चों अगर आपको एनालॉजी पता हो, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी। अगर आपको पता हो, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या निकालना था बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स निकालना होता है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे हम बच्चों क्या निकालेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पे बच्चों रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन होता है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलेरेशन। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, थीटा। ठीक है। यहाँ पे आप ए आर को किसके इक्वल पुट करते हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स की पुट करते हो ना। यहाँ पे आप अल्फा आर को बच्चों किसके इक्वल पुट करोगे, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये बात सबको पता है? ये बच्चों एनालॉजी होती है, हाँ, फोर्स में और टॉर्क में, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। ये बात किस किस को क्लियर हुई यहाँ तक? यस सर। यस। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे। तो बच्चों टॉर्क, आप सबको पता है टॉर्क क्या होता है? तो यस बच्चों देखो, सर। टॉर्क टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, और वी कैन से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे बच्चों एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो बच्चों रिस्टोरिंग टॉर्क इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स क्या है बच्चों, के एक्स है, बहुत ही छोटा सा है। बच्चों देखो, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि तो काफी मतलब कि एक्स जो स्प्रिंग है वो थोड़ा टेढ़ा भी होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये देखो स्प्रिंग है, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन थीटा बहुत ही छोटा सा है। मेरी बात सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ही बताओ, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो स्प्रिंग फोर्स वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा लगेगा ना भाई। आप इसको अगर ऊपर करोगे तो ऐसा तो नहीं कि स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग देखो बच्चों ऐसा नहीं खींच रहा, स्प्रिंग ऐसे खींचेगा ना। मेरी बात सबको समझ आ रही है? जब आप ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे तो स्प्रिंग ऐसे खींचेगा ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या, थीटा बहुत ही छोटा सा है, हम मान सकते हैं कि सीधा सीधा फोर्स के एक्स लग रहा है। ठीक है। सो के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दी, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता अपना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है? तो ये क्या हो जाएगा, एल, सॉरी बच्चों, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख दूं एल कॉस थीटा। ये बात किस किस को समझ आया बच्चों यहाँ तक? सो टी आर इज इक्वल टू के एक्स इंटू एल। बच्चों कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। क्यों, बहुत ही छोटा एंगल सर है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर अब सर। आ रही है। ठीक है बच्चों। एंड ध्यान रखना, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका आप क्या पुट करते हो, आई इंटू अल्फा आर पुट करते हो। रिस्टोरिंग टॉर्क मीन आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट करो। चलिए अपना थर्ड स्टेप, एक मिनट, यहाँ से अपना टॉर्क आ गया ना, के एक्स इंटू एल। बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इंटू एल, के एक्स थीटा इंटू एल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, के, सॉरी एक्स की वैल्यू है ना, वेट 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 वेट, क्या कर दिया मैंने ये, के थीटा इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर थीटा। ये अपनी इक्वेशन आ गई बच्चों रिस्टोरिंग टॉर्क की। नाउ थर्ड स्टेप, बच्चों थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्फा आर आपको किसके इक्वल पुट करना है,
ओमेगा स्क्वायर थीटा के पुट करना है। ठीक है बच्चों। यस सर। नाउ तो बच्चों अगर आपने को ये क्या है आई इंटू अल्फा आर है, इसकी वैल्यू कितनी थी के एल स्क्वायर थीटा। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द एंड पॉइंट ये होता है एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा आर। बच्चों किस किस को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, एक मिनट यहाँ पे। देखो बच्चों अगर मान लो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, और अगर यहाँ से पास कर रही है, बच्चों आपको ये सब चीज थोड़ी याद होनी चाहिए। ये होता है एम एल स्क्वायर बाय 12 अगर इसकी एल लेंथ है तो। अगर इसके एंड से पास करिए इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3। कैसे निकालते हैं? एक बच्चों एक होती पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ठीक है, उसके बारे में हम रोटेशन मोशन में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप याद रखो बस कि जब अगर मान लो को रॉड अगर किसी एंड के अबाउट रोटेट करिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है बच्चों। सो देयरफॉर यहाँ से एक मिनट यहाँ पे एल स्क्वायर कट हो जाएंगे। सो अल्फा आर विल बी इक्वल टू 3 into k into theta which must be equal to omega square theta। ठीक है, वेट डिवाइड बाय m भी आएगा m। तो बच्चों यहाँ से हम ओमेगा क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3k डिवाइड बाय m which implies t will be equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ m by 3k। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट कोई क्वेश्चन? सबको मेरी बात आ रही है क्या? यस सर। पक्का? आगे चले? यस। चले बच्चों नाउ ओके आई थिंक टाइम ओवर हो गया। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप होमवर्क घर पे ट्राई करना। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कोई क्वेश्चन? एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट फीडबैक फॉर्म, जल्दी इसको फॉर्म फिलअप करके अपना फीडबैक तो जल्दी से फास्ट। बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है वाला। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर हमने जो यूटी मतलब टेस्ट हुआ था हमारा लास्ट हाँ हाँ संडे, तो उसमें क्वेश्चन था एक जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनको हाँ हाँ सेम टाइम पे फेंका गया ऊपर से नीचे। एक ऑब्जेक्ट हाँ का मास 1 ग्राम है और दूसरे ऑब्जेक्ट का 5 किलो है। तो उसने हाँ पूछा हाँ है कि कौन सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो सर जिसका ओके वेट ज्यादा है वही तो पहुंचेगा ना ग्राउंड पे। नहीं बेटा आपको बताया था ना ये। बच्चों देखो एक्चुअली होता क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों चीजें, समझ रहे हो? देखो अगर आप पत्थर फेंको, एक्चुअली होता क्या है ना कि हमने कभी, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब पे चेक भी करना। एक फेदर को एक समझ रहे हो जो 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 अपने जो बर्ड्स होते हैं इनके जो पंख होते हैं, एक फेदर फेंका था हमने, और हमने एक लोहे के रॉड फेंके थे हमने, दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचे थे, लेकिन हमने क्या किया था उसको हमने वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। बच्चों एक्चुअली एयर फ्रिक्शन की वजह से हमें लगता है कि दोनों जो बाहरी होगा वो पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता बच्चे। तो सर दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे? दोनों दोनों एक साथ पहुंचेंगे। एक साथ? हाँ जी, ये तो कितना फेमस चीज है ये तो, इसको ओके सर। आपको याद नहीं है? गलीलियो ने प्रूव किया था ये तो, बल्कि